मेरे दिल को हुआ बहुत बड़ा सुकून क्योंकि अब 3 घंटे से स्मैकडाउन हो चुकी है 2 घंटे की और कह सकता हूं कि वो 1 घंटा हटाने की वजह से स्मैकडाउन तो बेटर हुई है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो को और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज शो पर हुई हैं। तो प्रथा के अनुसार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो थोड़े वैसे अब्रप्ट तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाई, जहां पे सोलो सिकोवा होते हैं, उनके पास यूएस चैंपियनशिप होती है। कहते हैं और भैया सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो, लेकिन उस सेलिब्रेशन की शुरुआत ही, स्मैकडाउन की शुरुआत ही थोड़े हंगामे के साथ होती है क्योंकि जेकब फाटू ने आके सोलो सिकोवा मतलब सबको ही उन्होंने मार दिया वहां पे और बहुत ऐसे गलत तरीके से मारा। आपको वो मार जब वो लगा रहे थे उनको देख के लगेगा कि भाई रुक जा यार, कहीं इसको लग ना जाए, क्योंकि सोलो सिकोवा आधा तो कार के अंदर है अपनी और आधा अपनी एसयूवी से बाहर निकला हुआ है। तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा था यार थोड़ी ज्यादा ना लग जाए सोलो सिकोवा को, क्योंकि अभी तो बंदा सूट बूट में अच्छे से बैठा हुआ है, लिटरली पेट के बल पे वो जो विंडो है उससे बाहर लटका हुआ होता है। लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा वहां पे आगे लोगों ने बचा लिया, यार रमीन करके वो चले जाते हैं और उसके बाद ये हमको बता देते हैं उन्होंने कि आज गर्म दिमाग के साथ आया है। अब मेन शो की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एंट्रेंस है वो होती है हमारे किंग कोडी रोड्स की, और कोडी रोड्स आते हैं, हाथ में उनका ताज है और वो ताज देख के यार अजीब सा ही लगता है कि यार इसको सिर में पहन के तुम क्यों नहीं आते। ऑब्वियसली वो पहन ही नहीं रहे हैं, तो अब वो एक सवाल रह भी नहीं गया। वैसे भी रिंग में वो आते हैं, सबसे पहले वो एक बच्चे की बात करते हैं जो कि ल्यूकीमिया से फाइट कर रहा है, तो एक तरीके से उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाते हैं। और वो फिर इस किंग, इस क्राउन बनने के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि इसके लिए मेरे को अपने यार से लड़ना पड़ा, जे उसो से, मुझे अपने मेंटोर रैंडी ओटन से लड़ना पड़ा, लेकिन अब ये चीज स्टैंड करती है समर स्लैम के मेन इवेंट के लिए। और यहां पे उन्होंने नेम ड्रॉप किया है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना का। एंड भाई एक सैड बात है, अब क्या ये सैड रहने वाली है ऐसे यानी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल ग्राफिक भी आ चुका है जहां पे कोडी रोड्स और जॉन सीना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो अब इस मैच को फिलहाल तो समर स्लैम के लिए कंफर्म मान सकते हैं, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें कुछ चेंजेस भी कर दे। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ है नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें और कोई बंदों को ऐड करेगी, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है स्टोरी लाइन जैसे प्रोग्रेस कर रही है, पॉसिबिलिटी बनती है इसमें कि शायद एक मल्टी पर्सन मैच की तरफ भी जा सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रेसलमेनिया के मैच से थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि वो मैच रेसलमेनिया में भी हुआ तो एक तरीके से रेसलमेनिया का रीमैच ही हो जाएगा। बट ऑब्वियसली चैंपियन और चैलेंजर जो है वो अलग अलग है। जैसे ये बात बोलते हैं कोडी रोड्स, इसके बाद म्यूजिक हिट होता है रैंडी ओटन का, और ये बड़ा सही लगा देखे कि चलो भाई अभी भी इन्होंने रैंडी ओटन को इस बिजनेस में डाला हुआ है, ऐसा जैसे इन्होंने पहले कर दिया था जॉन सीना वाले सीन के साथ। भाई वो बंदा हारा, उसके बाद तुम उसको भूल ही गए, वो गायब ही हो गया पता नहीं कहां से। लेकिन जो जॉन सीना और रैंडी ओटन की फ्यूड हुई थी अभी, लेकिन यहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा नहीं किया। रैंडी ओटन आते हैं, लुक उनका थोड़ा सैड था, लेकिन जब हरामी बंदों को तुम सैड देखोगे ना तो वो सैड कम थोड़े डेंजरस ज्यादा लगते हैं, तो वो वाली फील यहाँ पे रैंडी ओटन से आ रही थी पूरी। रैंडी ओटन आते रिंग में और वो बात करते हैं कि भाई मैं कैसे इतने हफ्तों से बोल रहा था कि मैं सब कुछ कर जाऊंगा, इसके लिए मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, मेरे को किंग बनना है, मुझे समर स्लैम में जॉन सीना को फेस करना है, लेकिन एंड में जाके मैंने हेजिटेट कर दिया। और वो स्पंट किक की बात करते हैं कि अगर शायद उन्होंने पहली बार में ही लगा दी होती तो मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ और हो सकता था, लेकिन कोडी रोड्स तूने हेजिटेट नहीं किया। और जैसे ये बोलते मुझे लग रहा था भाई अब शायद बात किसी और डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन अभी भी थोड़े ऐसे बोल सकते हो कि मीठी बोली बोलने वाले इंसान ही है रैंडी ओटन। उन्होंने बोला कि इस चीज के लिए मैं तुझे रिस्पेक्ट करता हूं कि कैसे तूने हेजिटेट नहीं किया, और अब क्योंकि तेरा जॉन सीना के साथ मैच है तो मैं चाहता हूं कि एक चीज तू मुझे प्रॉमिस करे, और वो है कि तू जाके जॉन सीना के पिछवाड़े तोड़ दे। यार ये लाइन नहीं बर्दाश्त होती, हजम होती यार। ये और बेबी फेसेस के लिए ठीक है ना, जो बोलते जो भैया सिर्फ क्राउड को एक चीयर या रिएक्शन देने के लिए बोलते हैं, आपके ऊपर ये सारी चीजें सूट नहीं करती। भाई वो कहां लेके जा सकते थे रैंडी ओटन, लेकिन अभी वैसा कुछ हुआ नहीं। बट तभी एक थीम सॉन्ग हिट होता है और यहां पर हो चुका है स्मैकडाउन में रिटर्न। वो रिटर्न नहीं जिसकी जो इंतजार है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, वो बंदा भी थोड़ा साइड में ही बैठा रहेगा। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर को देखते ही उनकी जो मर्चेंडाइज थी वो देख के थोड़ा सा दिल खुश हो गया, क्योंकि बोर्ड एट वर्क वाली जो उनका ट्वीट था रेसलमेनिया, दोनों रेसलमेनिया के टाइम पे वही वाली मर्चेंडाइज उन्होंने पहनी हुई थी। और ड्रू मैकिंटायर ने कैसे वो मोमेंट भी शेयर किया था जब उनको ये वाली टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों ने बनवाई नहीं है, लेकिन अब जाके वो हो चुकी है तो बंदा बड़ा खुश होगा। और देखो माहौल बनाना और ग्रेटनेस
किसे कहते हैं वो आपको बस ड्रू मैकिंटायर के शुरू के शब्दों से ही पता चल जाएगी। बंदे ने आते ही रोस्ट मोड में सैवेज बातें करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बातें वो ऐसी लग रही है कि नो 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 यू हैंग अप, अरे नहीं नहीं यू हैंग अप। यहाँ पे वो थोड़े जैसे निब्बा निब्बी बात करते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जो भी है पति पत्नी कपल बात करते हैं कि नहीं नहीं तुम फोन काटो, अरे नहीं नहीं तुम फोन काटो, ऐसी तुम्हारी मुझे बातें लग रही है। ये उन्होंने रैंडी ओटन और कोडी रोड्स के बारे में बोला है। सोचो वहां पे उनका मुद्दा कितना सीरियस चल रहा है कि यार मैं किंग नहीं बन पाया, तू बन गया। और ड्रू मैकिंटायर ने उन सारी जो बातों की हैवीनेस है, जो सीरियसनेस है, उसको अपनी इन लाइनों के साथ ही खत्म कर दिया। और यहाँ पे रुकते नहीं है। वो कहते हैं कि ये बीटा एनर्जी कब से आ गई डब्ल्यूडब्ल्यू में, अब देखो जो अल्फा है वो वापस आ चुका है। तो ड्रू मैकिंटायर अपने आप को प्रेज कर रहे होते हैं और फिर वो थोड़ा सा स्किन में घुसने की कोशिश करते हैं रैंडी ओटन की और कोडी रोड्स की भी। आते हैं वो रिंग में और कहते हैं कि यार तुमने हेजिटेट कर दिया ना रैंडी ओटन पंट किक के लिए, और मैं बताऊं क्यों, क्योंकि तो ये जो साइकोलॉजिकल बैटल है उसको तो पहले ही हार गया था। ये इतनी ज्यादा कोडी रोड्स ने तुम्हारे बारे में मक्खनबाजी करी थी ना रैंडी ओटन की, तू ऐसा तू मेरा मेंटर, तू मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि तू वो चीज कर ही नहीं सकता था। ऐसा ड्रू मैकिंटायर रैंडी ओटन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उस टाइम पर रैंडी ओटन के एक्सप्रेशन ऐसे है कि यार क्या ही बोले, करा तो है मैंने हेजिटेट, लेकिन ये भी ऐसा कैसा बंदा जो मुझे बोल सकता, दिमाग मेरा वैसे ही गर्म है। तो पूरे टाइम पे रैंडी ओटन का कुछ वैसे ही चल रहा था। उसके बाद उन्होंने बैक को मुद्दा बना लिया। कहते हैं कि तुम्हारी बैक सर्जिकली रिपेयर हुई ना, इस बंदे ने तो जरा सा भी नहीं सोचा यार ये तो कैसे इस पे मार बजाया जा रहा था। तो वो एक तरीके से कंपैरिजन दिखा रहे थे कि रैंडी ओटन देख तूने अपनी सॉफ्ट साइड दिखाई, लेकिन कोडी रोड्स को एग्जैक्टली पता था कि उसको क्या करना है। और कुछ साल पहले रैंडी ओटन तुम क्या थे, तुम तो ऐसी पंट किक मार रहे थे, लेजेंड्स को मार रहे थे, तू एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया था कि मुझे बचाना पड़ रहा था लोगों को जो तेरे एक्शंस हैं। और ये वो कोविड के आसपास की जो बात है उस टाइम की बात कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर, जब ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओटन की भी फ्यूड चली थी। इनके बीच में कई बार टाइटल एक्सचेंजेस भी हुए थे। हाँ मेमोरी में सही आ गया मेरे। तो उस टाइम की बात कर रहे होते हैं और फिर वो कोडी रोड्स के ऊपर स्विच करते हैं। कहते हैं अब समर स्लैम में भाई देख ये जो मैच है ना, मैं चाहता हूँ वो खुद के और मतलब कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर वाले मैच की बात कर रहे थे। और उसके बाद मैं तुझे हरा दूंगा क्योंकि मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। अनलाइक जैसे उन्होंने बोला भाई, ऐसे बोलते बोलते पीछे मुड़े एंड रैंडी ओटन स्ट्राइक्स। उन्होंने अपना जो आरकेओ है वो हिट किया और क्या परफेक्ट, क्या स्मूथ। हर बार यार रैंडी ओटन इसको हिट करते हैं। ये वो चीजें जिसको जितनी बार भी देखोगे मन इससे भरता नहीं है। और वो जो खतरनाक वाला लुक है रैंडी ओटन के चेहरे पर, अब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा था कि भैया बहुत हो लिया, अब इससे ज्यादा तुम बोल नहीं सकते रैंडी ओटन के बारे में। और उन्होंने एक लुक कोडी रोड्स को भी दिया वहां पे, जो कि अगेन थोड़ी सी बताता है कि यार रैंडी ओटन को प्रॉब्लम तो है कोडी रोड्स से। लेकिन फिर इस वाली स्टोरी में मैं तो अब एक सेकंड का भी दिमाग नहीं लगाने वाला, क्योंकि पूरे कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वाले रेन के अंदर इतने इन्होंने सेगमेंट्स दिखाए थे ट्रिपल एच, तुमने याद नहीं, भूल गया तुम सब। उसके बाद इस चीज का इन्होंने कुछ बनाया नहीं था। तो यहाँ पे अभी मैं इस मूवमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं और वैसा फिर उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन इसके बाद बैक से हमको पता चलता है कि ड्रू मैकिंटायर एडम निक ऑल्डिस से बोल रहे हैं कि यार मैंने नहीं हाथ उठाया था, उस रैंडी ओटन ने किया, अब मुझे चाहिए रैंडी ओटन। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए रैंडी ओटन और ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल हो चुका है। अच्छी चीज लगी है बहुत देख के, बट ये मैच ऑफिशियल होती मेरे दिमाग में ये भी घुसा यार, अबे मतलब कि अब ये मैच ऑफिशियल हो गया, अब रैंडी ओटन अभी हार के आया है, ड्रू मैकिंटायर का भी रिटर्न हुआ है, तो फिर अब इस मैच का जो फिनिश है वो किस तरीके से निकाल के लेके आने वाले हैं। एंड देन ये चीज़ ना फिर लीड करती है कि जेकब फाटू भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही जेकब फाटू आए तो ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के बीच में भी एक छोटा सा मूवमेंट था। इन मूवमेंट्स के ऊपर एक अपनी ब्रेन से भी मत खर्च करना, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स बार बार होते रहते हैं, उसका कुछ मतलब निकलता नहीं है। फिर उसके बाद जेकब फाटू को मैच चाहिए होता है ऑब्वियसली, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैच मिल जाएगा, टैग टीम मैच चाहिए। एंड देन फिर फ्रेम में आते हैं जिमी ऊसो, और भाई ये तो सिर्फ कैच फ्रेजेस के अंदर ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यू रेडी टू गेट इन वेयर यू फिट इन, तो वो कहते हैं यीट, और उसके बाद जेकब फाटू ने बोला यार रामी, ऐसे करके भाई इन्होंने तो अपना मैच ही बना दिया। सोचो इनको तो ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने कैच फ्रेजेस के अंदर ही बात कर सकते हैं। और आज शो पर सोलो सिकोवा एंड जेसी मटेओ वर्सेस जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो का मैच होना था। इसके बाद हमको एक मैच दिखता है और यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए था एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फेयर को आज फाइनली हमने टैग टीम में लड़ते हुए देख लिया। ये सीक्रेट, हर्विस, मिचिन एंड बी फैब और ये सब कर रहे थे। सीक्वेंस इसमें बढ़िया से थे, मतलब रेसलिंग वाइज अच्छा था, लेकिन क्राउड का रिएक्शन कुछ बढ़िया नहीं लगा इसमें, बट फिनिश बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था। शार्लेट फेयर ने ऐसे बच्चे की तरह टैप किया एलेक्सा ब्लिस के ऊपर
लेकिन उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो टैग इन हो चुकी हैं। अब एलेक्सा ब्लिस जो है लीगल बंदी बन चुकी है मैच की। उन्होंने मूनसॉल्ट हिट किया और भाई क्या लात मारी उन्होंने चेल्सी ग्रीन को, वो तो ऐसी मारे कि पूरे ऐसे जबड़े पे जाके वो लगी है। एंड देन एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विस्टेड ब्लिस हिट करके ये जो मैच अपनी टीम के लिए जीत लिया और अब ये चैलेंज करेंगे विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने हग भी कर दिया, लेकिन ये हग ऐसा नहीं था कि अब यारी दोस्ती हो गई, ऐसा लगता है कि चल ठीक है अब जीत गया ना मैं, अब ठीक है दूर हो जा। तो ये केमिस्ट्री काफी सही लग रही है देखने में। देखो जहां पे मजा आता है स्टोरी लाइन का वहां पे मजा आ जाता है। शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच में जो टेंशन है वो दिखा रहे हैं, उसकी वजह से फैंस का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है उसमें। और मैं तो चाहूंगा टेंशन ऐसी दिखाएं, क्योंकि एक बार अगर तुमने यारी दोस्ती इनकी करवा दी तो यार फिर उतना जो इंटरेस्ट है वो आएगा नहीं देखने में, क्योंकि वो सस्पेंस या फिर वो बोल सकते हो कि जो स्टोरी है ऐसा लगेगा कि फिनिश सी हो गई है। इसके बाद शो पर 8 मैन टैग टीम मैच था वायर्ड्स वर्सेस और बाकी सारी टैग टीम का। यार मैं तो बोलूंगा टैग टीम जो डिवीजन चल रहा है ना यार, इसको तुम रॉ स्मैकडाउन से हटा ही दो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा फायर कर दो, लोग तो बोलते हैं निकाल दो इनको कंपनी से। भाई इनको तुम मेन इवेंट में लेके चले जाओ या फिर तुम इनको एनएक्सटी में लेके चले जाओ, जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मेन इवेंट, ये मेन इवेंट की बात नहीं हो रही, मेन इवेंट शो की बात हो रही है, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट ही लगता है पूरा। अब जो ये सब मिलके अपनी कह रहे कि हम वाइल्ड 6 के अगेंस्ट में अब लड़ने वाले हैं, इनको हम रोकेंगे और सारी टैग टीम से एक एक बंदा आ रहा है, फिर एंड में जाके जॉनी गार्गानो ही हट जाते हैं और वाइल्ड 6 जीत ली। तो भाई पता नहीं, मेरे को तो इसमें कोई समझ आ नहीं रहा इसका मतलब क्या है, लॉजिक है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा भी नहीं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है टिफिनी स्ट्रैटन, और ये भी थोड़ी स्टूपिडिटी है भाई। एवोल्यूशन तुम्हारा अभी शो है, तुम बड़ा कह रहे हो कि भाई हम साल में इतनी बार अब ये बड़ा शो होने वाला है ऑल वुमेन्स पीएलई, लेकिन तुम इसमें दिमाग कितना लगा रहे हो। सोचो जो टिफिनी स्ट्रैटन के पास चैंपियनशिप है, वो खुद ही अपना अपोनेंट पिक कर रही है, खुद ही लेके आ रही है ट्रिश स्ट्रैटस को, खुद ही मैच बना रही है। ओहो रेसलिंग हम वुमेन्स रोस्टर को कहां से कहां लेके आ गए, हमने कैसे स्ट्रगल देखे हैं। एक पीएलई में पहले एक ही मैच होता था, आज देखो भाई। तो और तुम क्या कर रहे हो, बस उठा के तुम ट्रिश स्ट्रैटस को लेके आ गए। आई गेट इट कि तुमको एक मैच चाहिए कि टिफिनी स्ट्रैटन जिसके साथ मतलब ऐसा ट्रिश स्ट्रैटस और ये टिफिनी वाला मैच बनेगा तो बड़ी बात होगी, बट फिर भी यार वो मतलब ठीक है जो भी है वैसे ही चला रहे हैं। जेड कारगिल भी आती हैं, फिर वो कहती हैं कि भाई तुम में से देख लो, मेरे को तो समर स्लैम में मैच चाहिए और तुम में से जो आएगा मैं उससे भिड़ लूंगी। टिफिनी कह रही है कि पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू टिफी टाइम पे चलती है, तो ऐसे ऐसे करके बस ये एक सेगमेंट था, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कोई ज्यादा लॉजिक और सेंस लग नहीं रहा कि बस कोई चैंपियन ही पिक कर ले रहा है कि उसका ओपोनेंट कौन है, और वो भी तब जब पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा डेस्परेट भी होती है ऐसे वाले शो में किसी बड़ी एक लेजेंड को लेके आने के लिए। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने तरीका ढूंढा जब इनके पास पूरी एक क्रिएटिव टीम है। इसके बाद हमको शो पर एक छोटा सेगमेंट भी दिखता है। सोलो सिकोवा का इंडिपेंडेंस डे है यूएसए का, तो वो विश करते हैं। उन्होंने टाला टोंगा को भी इंट्रोड्यूस किया, कहते हैं टीम हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ये सारे मेरे एमएफटीज हैं, ऐसे करके उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है कि ये है ब्लड लाइन का नया वर्जन। अगर ब्लड लाइन पहले रोमन रेंस वाली थी और उसके बाद सोलो सिकोवा वाली थी, तो अब ये लग रही है ब्लड लाइन 3.0। बैक स्टेज से एक जेड कारगिल का और सेगमेंट था जहां पे हमको कस्टम मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस दिख गया है नेओमी का, और बड़ा कूल लग रहा है वो देखने में। और फिर ये इतनी तो आपस में लड़ ही रहे हैं, तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर भी इन्होंने जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया है। अब 3 घंटे से 2 घंटे की हो गई है, लेकिन फिर भी घंटे वाली चीजें हो जाएंगी स्मैकडाउन में। और वैसे ही था अंद्रादे एंड रे फिनिक्स वर्सेस फ्रैक्सियम का मैच। कह लो मैच अच्छा था क्या था, लेकिन वही है कि क्यों लड़ रहे हैं, क्या कैरेक्टर है, क्या होने वाला है, उसके बारे में ज्यादा फिर दिमाग मत लगाना। अब रेसलिंग मैच को अलग से अगर देखोगे तो फिर शायद आप इसको एंजॉय कर सकते हो। शो के मेन इवेंट में मैच आता है जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जेसी मटेओ। सबसे पहले तो जेकब फाटू की एंट्रेंस काफी सूनी सूनी सी लग रही थी बिना यूएस चैंपियनशिप के। मैच में घुसते ही जेकब फाटू बुरी तरीके से सोलो सिकोवा में बरस गए हैं। फिर जिमी ऊसो को टैग इन हुआ तो भाई इनकी तो बैंड ही बजा दी। फिर हॉट टैग मिलता है जेकब फाटू को, और उसके बाद वो फिर से जो है बहुत गंदे तरीके से बरसे हैं। सोलो सिकोवा स्पाइक के लिए जाते हैं, लेकिन उसको इंपेलर डीडीटी में बदल के मूनसॉल्ट लगा के जेकब फाटू ने हमारे ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन सोलो सिकोवा को पिन कर लिया है। अब देखो इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इस पे बरसने वाली कोई चीज, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे कुछ ऐसा है क्योंकि सोलो का कैरेक्टर इस लॉस को आई थिंक ले सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास अभी भी यूएस चैंपियनशिप है, एंड ऐसे कुछ हील गिमिक्स काम करते हैं। तो जेकब फाटू के लिए भी थोड़ा सा रिडीम करने वाला मूवमेंट हो गया। इसके बाद वो रिंग साइड पर जो टेबल है उसको क्लियर करते हैं कि जैसे कि वो इसके ऊपर जो है कूदने वाले हैं, लेकिन वहां पर टाला टोंगा निकल के आ जाते हैं, फिर टोंगा लोआ भी निकल के आ जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा, और वो शील्ड पावर बम वाला स्पॉट हमने देखा जब टाला टोंगा ने जेकब फाटू को उठाया हुआ है। इधर से जेसी मटेओ है, इधर से टोंगा लोआ है, एंड बस सोलो सिकोवा उस साइड को एंजॉय कर रहे हैं। जब इन्होंने मिलके
पावर बॉम्ब मारा उस टेबल के ऊपर जेकब फाटू को। तो अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी। आज की अगर मैं स्मैकडाउन को रेट करूं तो यार देखो, मैं इसको 3.75 स्टार दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर इंप्रूवमेंट अच्छी होनी चाहिए थी। पहले से तो बहुत अच्छी हुई है, एटलीस्ट ड्रू मैकिंटायर ने आके और ये मेन इवेंट में जो हुआ उसने तड़का अच्छा मारा, लेकिन अब इस 2 घंटे में स्कोप मुझे लगता है और अच्छा है WWE के पास इंप्रूव करने के लिए। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो भाई, तो उसके लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।